नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम 1980 के दशक की एक बॉलीवुड फिल्म करिश्मा कुदरत का पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ समीक्षाएं और कुछ लेख हैं। हम्म। और 80s की मसाला फिल्मों का जिक्र आते ही मतलब एक खास तस्वीर बनती है दिमाग में। बिल्कुल। दमदार एक्शन, इमोशनल ड्रामा, गाने। और एक हीरो जो सब पर भारी पड़ता है। करिश्मा कुदरत का उस दौर की ऐसी ही एक फिल्म लगती है, लेकिन जब हम इन स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक और मसाला थ्रिलर नहीं थी। हाँ, इसमें कुछ पढ़ते हैं। तो आज का हमारा मकसद यही है, इसकी परतों को खोलना, इसकी कहानी, इसका संगीत और हाँ, इससे जुड़ी कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियों को भी समझना। और इस फिल्म की बुनियादी बड़ी दिलचस्प है। मतलब वो उस दौर का एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला था, हम शक्ल हाँ, डबल रोल का, और एक शातिर बेरहम अपराधी जो हूबहू एक जैसे दिखते हैं। बिल्कुल। इसी एक लाइन से कहानी का मतलब पूरा ताना बाना बुना जाता है। पहचान की अदला बदली, धोखा और बदला। बिल्कुल। तो चलिए फिर 1985 की इस दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि सुनील हिंगोरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आखिर क्या खास था। चलिए। तो कहानी शुरू होती है विजय से। वो एक शांत, अपनी दुनिया में मगन रहने वाला गांव का लड़का है, जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। हाँ, जब तक कि उसका हमशक्ल करण शहर से भागकर वहां नहीं आ जाता। करण एक अपराधी है और वो पुलिस से बचने के लिए विजय की पहचान चुरा लेता है। और नतीजा ये होता है कि बेचारा विजय उन जुर्मों के लिए भागता फिरता है जो उसने किए ही नहीं। एक सीधी सादी जिंदगी रातों रात एक बुरे सपने में बदल जाती है। और यहीं पर मुझे लगता है हमें अपने स्रोतों से मिली सबसे बड़ी जानकारी को सामने रखना चाहिए। अच्छा। एक ऐसी गलतफहमी जो मतलब सालों से इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस फिल्म में डबल रोल मिथुन चक्रवर्ती का था। हाँ हाँ, ये तो मैंने भी कई जगह पढ़ा और सुना है। शायद 80 के दशक में उनकी एक्शन हीरो की इमेज इतनी मजबूत थी कि लोगों के जहन में यही बात बैठ गई। बिल्कुल। लेकिन असल में फिल्म में डबल रोल धर्मेंद्र ने निभाया है। ओ, धर्मेंद्र ने? हाँ, उन्होंने ही सीधे साधे विजय और शातिर करण दोनों का किरदार निभाया है। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में हैं, पर वो एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर राज की भूमिका में है। अरे वाह। और ये सुधार सिर्फ एक फैक्ट चेक नहीं है, ये कहानी के इमोशनल असर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इससे तो फिल्म को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। क्योंकि धर्मेंद्र की स्क्रीन प्रेजेंस मिथुन से मतलब बिल्कुल अलग थी। उनके चेहरे पर वो एक भोलापन और गुस्सा दोनों एक साथ आ सकता था। सही बात है। एक पल में वो धर्म बनकर हंसा सकते थे और अगले ही पल ही मैन बनकर एक्शन। फिल्म की पूरी कहानी इसी क्या कहते हैं, ड्युअलिटी पर टिकी हुई है। उनके मासूम से हिंसक दिखने की क्षमता पर। बिल्कुल। और यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ पहचान की अदला बदली की कहानी से आगे निकल जाती है। कैसे? फिल्म का सबसे मजबूत और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला हिस्सा करण का किरदार है। वो सिर्फ विजय की जगह लेकर छिप नहीं रहा होता। अच्छा। कहानी एक बहुत ही अंधेरा मोड़ तब लेती है जब वो पैसों के लिए विजय की बहन को कोठे पर बेचने की कोशिश करता है। अरे बाप रे, ये तो 80s की टिपिकल मसाला फिल्मों के विलन से कहीं ज्यादा घिनौना है। उस दौर में विलन स्मगलिंग करते थे या हीरो के पिता का बदला लेना चाहते थे। हाँ, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पर्सनल है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा मोड़ है जो करण के किरदार को एक साधारण विलन से एक राक्षस की श्रेणी में डाल देता है। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। उसका बदलाव। हाँ। उसका बदलाव। लेकिन क्या ये हृदय परिवर्तन बिलीवेबल लगता है? मतलब एक आदमी जो इतना नीचे गिर सकता है वो अचानक रक्षक कैसे बन गया? बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि फिल्म ने इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। ये कोई अचानक आया बदलाव नहीं है कि रात में सपना आया और वो बदल गया। नहीं नहीं, ये बदलाव एक त्रासदी से शुरू होता है। जब विजय की बहन के साथ एक हादसा होता है तो वो घटना करण को अंदर तक झकझोर देती है। शायद उसे उस लड़की में अपनी कोई भूली बिसरी याद या अपना कोई दर्द नजर आता है और वो एक शुद्ध खलनायक से एक रक्षक भाई की भूमिका में आ जाता है। तो ये उसे 80 के दशक की आम बदला लेने वाली फिल्मों से ज्यादा गहराई देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी अच्छाई की एक चिंगारी हो सकती है। तो मतलब फिल्म का असली संघर्ष बाहरी दुश्मन से ज्यादा करण का अपने अंदर के राक्षस से है। एक तरह से हाँ। और फिल्म में एक और बाहरी खलनायक भी तो है, शक्ति कपूर का किरदार भागर सिंह। हाँ, भागर सिंह वो उस दौर के एक टिपिकल रंगीन विलन है जो फिल्म को एक पारंपरिक खलनायक देता है। हाँ, जिसके साथ क्लाइमैक्स में लड़ाई होनी जरूरी है।
वो लाउड हैं, उनके डायलॉग्स मज़ेदार हैं, लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कहानी पारिवारिक ड्रामा और करण के इस आंतरिक सफ़र पर इतना ज़्यादा फोकस करती है कि आखिरी टकराव थोड़ा कमजोर लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे फिल्म का असली क्लाइमैक्स तो करण के सुधरने के साथ ही हो गया था। और भागड़ सिंह के साथ लाई बस एक फॉर्मेलिटी थी। बिल्कुल सही बात है। जब दर्शक एक किरदार के अंदरूनी सफर में इतना इन्वेस्ट कर चुका हो तो बाहरी मारधार थोड़ी कम असरदार लगती है। करण के इस इमोशनल जर्नी को सपोर्ट करने में उस दौर की फिल्मों का एक और जरूरी हिस्सा भी था, गाने। हाँ, संगीत। और यहाँ भी, जैसा आपने किरदारों के बारे में बताया, एक बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल ठीक किरदारों की तरह ही संगीत को लेकर भी एक आम धारणा है। अक्सर ये याद किया जाता है कि संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, लेकिन असल में फिल्म का संगीत अनुभवी जोड़ी कल्याणजी आनंदी जी का है। अच्छा, ये कंफ्यूजन हुआ कैसे? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी तो उस दौर के बहुत बड़े नाम थे। इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है और उस जमाने के म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है। बताइए। उस समय टी सीरीज और दूसरी कंपनियां डबल फीचर कैसेट निकाला करती थीं, मतलब एक ही कैसेट में 2 फिल्मों के गाने। हाँ, याद है मुझे। ए साइड एक फिल्म, बी साइड दूसरी। बिल्कुल। तो करिश्मा कुदरत का के कैसेट अक्सर जैकी श्रॉफ की हिट फिल्म तेरी मेहरबानियों के साथ आते थे। और तेरी मेहरबानियों का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। एग्जैक्टली। तो लोगों ने एक ही कैसेट पर दोनों फिल्मों के गाने सुने और उनके जहन में दोनों फिल्मों के संगीतकार एक साथ बस गए। ये तो कमाल की जानकारी है। मतलब ये सिर्फ संगीतकारों के नाम की बात नहीं है। नहीं, ये साउंड ट्रैक ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि ये 70 के दशक के दिग्गजों से 80 के दशक के उभरते सितारों तक एक पुल का काम करता है। एक तरह का म्यूजिकल ट्रांजिशन है। हाँ, जो उस दौर में हो रहे बदलाव को दिखाता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस एल्बम में किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे स्थापित गायकों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहा गया। अच्छा। कल्याणजी आनंद जी ने यहाँ नई आवाजों को एक बड़ा मंच दिया। साधना सरगम की ताजा आवाज इसमें छाई हुई है। वो उस समय अपनी जगह बना रही थीं। हाँ, और उनकी आवाज में एक मासूमियत थी जो फिल्म के रोमांटिक पलों पर खूब जचती है। और एक युवा उदित नारायण भी तो हैं। हाँ, कहीं तो वो तो नहीं गाने में उनकी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में वो खनक और अंदाज है जो 90 के दशक में उनकी पहचान बनने वाला था। उस गाने में उनके भविष्य के सुपरस्टारडम की झलक साफ दिखती है। बिल्कुल। तो ये एक ब्लॉकबस्टर एल्बम नहीं है जहां हर गाना चार्टबस्टर रहा हो। नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन इसे कार्यात्मक उत्कृष्टता या फंक्शनल एक्सीलेंस कह सकते हैं। मतलब ऐसा संगीत जो कहानी के साथ चलता है, उसे सहारा देता है, पर उस पे हावी नहीं होता। हाँ, गाने सिचुएशन के हिसाब से हैं और कहानी के बहाव को बनाए रखते हैं। तो अब फिल्म के बनने के तरीके पर आते हैं, मतलब इसके तकनीकी पहलुओं पर। 1985 में बिना सीजीआई के दो धर्मेंद्र को एक ही फ्रेम में दिखाना एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा। और उस हिसाब से देखें तो फिल्म का काम काफी अच्छा था। स्प्लिट स्क्रीन तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, स्प्लिट स्क्रीन और पासिंग शॉट्स, जहाँ एक किरदार दूसरे को कोई चीज पकड़ाता है, वो काफी सफाई से किए गए थे। उस समय के दर्शकों के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था। बिल्कुल। 2 अलग-अलग लोगों का भ्रम बनाए रखने में संपादक सफल रहे। लेकिन हमारे स्रोत फिल्म की गति यानी पेसिंग को लेकर कुछ सवाल उठाते हैं। हाँ, और ये उस दौर की कई फिल्मों की एक आम समस्या थी। फिल्म की लंबाई। फिल्म की मूल लंबाई 3 घंटे से ज्यादा थी, जो आज के हिसाब से नहीं, उस दौर के हिसाब से भी बहुत लंबी लगती है। एडिटर के लिए ये एक चैलेंज रहा होगा कि तनाव, कॉमेडी, इमोशन और फिर लंबे लंबे गानों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। और नतीजा ये होता है कि फिल्म कहीं कहीं खींची भी लगती है। और एक चीज जिसे हमारे श्रोतों में शैली का झटका या जॉनरा विप्लैश कहा गया है। हाँ, मतलब फिल्म का मूड बहुत तेजी से बदलता है। इसका कोई उदाहरण? एक सटीक उदाहरण है। मान लीजिए आप एक बहुत ही हिंसक टकराव देख रहे हैं जहां विजय को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और माहौल बहुत तनावपूर्ण है। ठीक है। और अगले ही सीन में कट टू ऊटी है एक खूबसूरत मैदान जहां हीरो हीरोइन एक रोमांटिक गाना गा रहे हैं। ओह, ये टोनल शिफ्ट बहुत अचानक होता है। बहुत ज्यादा। और ये दर्शक को कहानी के थ्रिल से बाहर ले आता है। ये तो 80 के दशक का फॉर्मूला था, सब कुछ डाल दो, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा रोमांस, थोड़ा एक्शन। इस चक्कर में कहानी का जो कसाव होता था वो ढीला पड़ जाता था। बिल्कुल। और कहानी में एक और तत्व भी है जो उस दौर की फिल्मों में आम था, चमत्कार। विजय को जब मरने के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसे कुछ साधु बचा लेते हैं और वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। ये जो साधु आकर बचा लेते हैं, ये उस दौर का क्लासिक ट्रोप था।
है ना? हाँ बिल्कुल, डेयर्स एक्स माशीना जिसे कहते हैं। जब कहानी फंस जाए तो कोई दैवीय शक्ति उसे आगे बढ़ाती है। और ये फिल्म के शीर्षक करिश्मा कुदरत का से भी सीधे सीधे मेल खाता है। हाँ, कहानी सिर्फ हमशक्लों के कुदरती करिश्मे पर नहीं टिकी है, बल्कि इस तरह के चमत्कारी बचाव पर भी निर्भर करती है। ये तर्क से ज्यादा आस्था पर आधारित कहानी कहने का तरीका था, जो उस समय के दर्शकों को बहुत पसंद आता था। हाँ, एक तरह का आश्वासन देता था कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो करिश्मा कुदरत का सिर्फ एक आम 80 के दशक की थ्रिलर नहीं है। नहीं, हमारे स्रोतों से जो बातें निकल कर आई हैं वो इसे एक ज्यादा दिलचस्प फिल्म बनाती हैं। एक ऐसी फिल्म जिसके खलनायक का किरदार मतलब आश्चर्यजनक रूप से गहरा है, जिसका संगीत गायकों की 2 पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक पुल है, और जिसके तकनीकी पहलू अपने समय के हिसाब से सक्षम भी थे और उस युग की परंपराओं की वजह से कुछ कमजोर भी। और सबसे जरूरी बात, हमने 2 बड़ी गलतफहमियों को दूर किया। डबल रोल मिथुन का नहीं, धर्मेंद्र का था। और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नहीं, बल्कि कल्याण जी आनंद जी का था। ये छोटी छोटी बातें फिल्म के इतिहास को सही ढंग से समझने में मदद करती हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल करिश्मा कुदरत का के बारे में। ये फिल्म दिखाती है कि 80 के सिनेमा में भी मसाला फॉर्मूले के अंदर किरदारों की गहराई को तलाशने की गुंजाइश थी। बिल्कुल, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। बताइए। फिल्म का शीर्षक है करिश्मा कुदरत का, जो साफ तौर पर हमशक्लों की ओर इशारा करता है ना? हाँ, कि 2 लोग एक जैसे दिखते हैं। ये कुदरत का करिश्मा है। लेकिन हमारी इस पूरी चर्चा के बाद करण के नाटकीय हृदय परिवर्तन और विजय के चमत्कारिक रूप से बचने को देखते हुए सवाल ये उठता है कि असली करिश्मा क्या है? कहानी की अविश्वसनीय घटनाएं, या फिर एक कठोर अपराधी के अंदर भी मानवीय सुधार की जो क्षमता होती है वो? कुदरत का बड़ा करिश्मा 2 एक जैसे चेहरे हैं या एक बदला हुआ दिल? हाँ, सोचने वाली बात है।